नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबसे पहले अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली का दिन है, हर तरफ होली की उमंग है। बच्चे से लेकर बूढ़े सब होली का उत्सव मना रहे हैं। सिटी पोस्ट लाइव ये कामना करता है कि ये होली बिल्कुल आनंद और ऐश्वर्य आपके जीवन में लाए। लेकिन इस होली के बीच भी हम कुछ खबर देना आपको नहीं भूले हैं, इसलिए आपके लिए राजनीतिक गलियारे से खबर लेकर आए हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और हर तरफ चुनाव की ही चर्चा है। तो होली के उमंग में भी आप चुनाव की खबर जानना चाहते होंगे। तो आज चर्चा करेंगे हम ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते थे चुनाव, लेकिन इस बार चुनाव मैदान से बाहर हैं या पार्टी ने उनको बेटिकट कर दिया है और दूसरे दलों से चुनाव लड़ने के लिए बेताब हैं। चुनावी राजनीति अजीब होती है, इसमें कब कौन अंदर आएगा, कौन बाहर हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और 2014 के चुनाव में सबसे ज़्यादा मार्जिन लाने वाले आधे दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार मैदान से बाहर हो गए हैं या दूसरे पार्टियों से संपर्क में हैं टिकट के लिए। 2014 के चुनाव में गोपालगंज से जनक राम जीते थे। आपको पता है जनक राम पहले बीएसपी के नेता हुआ करते थे और बीएसपी छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े 2014 का लोकसभा चुनाव और 2,86,936 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। जी हाँ, 2,86,936 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। लेकिन इस बार चुनाव से बाहर हो गए हैं क्योंकि बीजेपी की ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले बीजेपी के सांसद की सीट छिन गई है। और दूसरी सीट है, मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि दूसरे बीजेपी के सांसद है शत्रु, जो लगातार बीजेपी आला कमान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे थे, उनका टिकट कट ही गया है। पटना साहिब से चुनाव लड़े थे शत्रु और 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब में सबसे कम मतदान हुआ था। जी हाँ, 40.36% मतदान हुआ था, बहुत कम मतदान हुआ था। इसके बावजूद भी शत्रु को जीत मिली थी और अच्छे मार्जिन से मिली थी। 2,65,805 वोट से शत्रु पटना साहिब से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार वो भी चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं और चर्चा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। जीतेंगे चुनाव या हारेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शत्रु एक जाति बिरादरी के भी नहीं बल्कि हर मजहब, हर तबके में उनकी पकड़ है और लोग उनको बहुत प्यार भी करते हैं। तो उनको चुनाव हराना बहुत आसान काम नहीं है। रामविलास पासवान जो रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर से चुनाव जीतते रहे हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी 2,25,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के संजीव टोनी को हराया था। तो रामविलास पासवान भी स्वास्थ्य के कारणों से इस बार चुनाव मैदान से बाहर हैं और उनके भाई उनकी जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस उनका नाम है, बिहार सरकार के मंत्री हैं और रामविलास पासवान की सीट से इस बार वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो रामविलास पासवान भी सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी चुनाव मैदान से बाहर हैं। और बहुत ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे और उन्हें मौका मिल भी रहा है कई पार्टियों में नहीं भी मिल रहा है। वो भी बेचैन हैं क्योंकि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन कौन सीट से कौन लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि महागठबंधन में ये भी अभी खुलासा नहीं हुआ है औपचारिक रूप से कि कौन सीट किस पार्टी के खाते में गई है। अशोक राम का नाम आपने सुना होगा। अशोक राम कांग्रेस के कदावर नेता हैं। 68,182 मतों के से अंतर से वो हारे थे। अशोक राम 6,882 मतों के अंतर से चुनाव हारे थे और उन्हें हराया था रामचंद्र पासवान ने, जो रामविलास पासवान के भाई हैं। तो बहुत कम वोटों के अंतर से अशोक राम चुनाव हारे थे। इस बार भी कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवार बना रही है। मुकाबला दिलचस्प होगा, चुनाव जीत भी सकते हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं शाहनवाज हुसैन। आप जानते हैं शाहनवाज हुसैन तो बीजेपी के बहुत बड़े मुस्लिम चेहरा हैं, लेकिन इस बार वो बेटिकट हो गए हैं। पिछली बार भागलपुर से चुनाव लड़े थे और 9,085 वोटों के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार बुलो मंडल से हार गए थे चुनाव। तो केवल 9,485 वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। इस बार वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। शाहनवाज बेटिकट हो चुके हैं। और नालंदा की सीट, जहाँ से सत्यानंद शर्मा
जो एलजेपी के उम्मीदवार थे, बहुत कम वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे थे। 9,627 वोटों के अंतर से हारे थे और चुनाव जीते थे जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार। इस बार सत्यानंद शर्मा को मौका मिलेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सीट एलजेपी के खाते में गई नहीं है, जेडीयू के खाते में ही है। और सत्यानंद शर्मा के बारे में कहा जा रहा था कि वो हम पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं है, क्योंकि सत्यानंद शर्मा की जगह पर हम पार्टी किसी दलित को नालंदा से चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, यानी एक नया प्रयोग करना चाहती है। नीतीश कुमार का ये गढ़ है, नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर उनको हराना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ चुनाव कोई लड़े, माना जाता है कि नीतीश कुमार ही चुनाव जीतते हैं और हारते हैं, तो अभी तक हारे नहीं हैं। जॉर्ज फर्नांडिस भी यहीं से चुनाव जीतते थे और नीतीश कुमार कौशलेंद्र को यहीं से खड़ा करते रहे हैं और नीतीश कुमार के नाम पर ही वो चुनाव जीतते रहे हैं। कौशलेंद्र की अपनी कोई लोकप्रियता नहीं है, अपना कोई दबदबा नहीं है, अपना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव जीतते रहे हैं, क्योंकि मानकर चलते हैं वहाँ के लोग कि नीतीश कुमार की सीट है और यहाँ से जिसे भी नीतीश कुमार टिकट दे देंगे वो सांसद बन जाएगा। और आपने पुतुल देवी, जो दिग्विजय सिंह, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी हैं, दिग्विजय सिंह जेडीयू के कदावर नेता हुआ करते थे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीत भी गई थी। 2014 में भी वो चुनाव लड़ी बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से वो हार गई और उन्हें हराया जयप्रकाश यादव ने, आरजेडी के नेता जयप्रकाश यादव ने, और जीत का मार्जिन केवल 10,144 वोट का था। तो पुतुल देवी का भी टिकट कट गया है, क्योंकि वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। जेडीयू ने वहाँ से गिरधारी यादव को मैदान में उतारने का ऐलान तो किया नहीं है, लेकिन उतारेगी गिरधारी लाल यादव को। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि पुतुल देवी तो बैठेंगी नहीं, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी ही। उसी तरह से सिवान की सीट आप जानते ही हैं, बहुत चर्चित सीट है। यहाँ से ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते थे और सिवान तो गढ़ रहा है शाहबुद्दीन का, और वहाँ पर आरजेडी को शिकस्त देना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव वहाँ से जीते और वहाँ पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो सीट चली गई है जेडीयू के खाते में। ओम प्रकाश बेटिकट हो गए हैं और इस बार निर्दल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत भी चुके हैं। तो यहाँ भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। और तीसरे उम्मीदवार यहाँ पर होंगे, आप जानते ही हैं, अमरनाथ यादव, जो माले के नेता हैं। तो दोस्ताना संघर्ष की नौबत यहाँ पर आएगी, क्योंकि माले से आरा सीट पर और एक सीट पर महागठबंधन का तालमेल है। तो यहाँ से तो माले लड़ने से मना कर नहीं सकती, रुक नहीं सकती। माले का ये गढ़ है और माले हर हालत में वहाँ चुनाव लड़ना चाहेगी। तो अमरनाथ यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी की प्रत्याशी होंगी शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। तो दोनों के बीच दोस्ताना संघर्ष बनने की नौबत है। और तीसरे उम्मीदवार हो जाएंगे ओम प्रकाश यादव, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकते हैं, और जेडीयू के प्रत्याशी यहाँ से होंगे, उनसे मुकाबला होगा। तो कहीं दोनों की आपस की लड़ाई में जेडीयू की प्रत्याशी यहाँ बाजी न मार ले। लेकिन ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारे में कि यहाँ से ओम प्रकाश को ही चुनाव लड़ाना चाहिए था, क्योंकि ओम प्रकाश यादव ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के शाहबुद्दीन के गढ़ में शाहबुद्दीन को शिकस्त दी थी। तो उनको बेटिकट करके पार्टी ने ठीक नहीं किया है। जो भी हो, अब तो आने वाला वक्त बताएगी कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। और इसी तरह से आप जानते हैं कि मधुबनी में मधुबनी में चुनाव लड़े थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, और अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत कम वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे थे। 20,555 वोटों के मार्जिन से चुनाव हारे थे। अब इस बार वो आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस बार बाजी कौन मारेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी एक लोकप्रिय नेता हैं और इस बार माहौल थोड़ा अलग है। 2014 के चुनाव जैसा माहौल है नहीं, मोदी लहर है नहीं। तो ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी का बहुत ब्राइट चांस है। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।